एक रात की बात है। कार में पति और पत्नी अपने कुत्ते के साथ सफर पर निकलते हैं। सुनसान रास्ते में वो अपनी कार में गुनगुनाते हुए जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनकी कार बंद हो जाती है। पति कार से बाहर आकर चेक करने लगता है। जैसे ही वो कार के नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि कार का पेट्रोल टैंक टपक रहा है। वो अब परेशान होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि किससे मदद मांगे। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम भी बाहर आकर देखो, शायद आसपास कोई मदद मिल जाए। दोनों अपने कुत्ते के साथ थोड़ा आगे जाकर आवाज लगाते हैं, लेकिन वहां इनके अलावा किसी की आहट तक सुनाई नहीं देती। दोनों थक कर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रात यहीं कटानी पड़ेगी। तभी अचानक उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि कुत्ता अचानक भौंकने क्यों लगा, जबकि यहाँ कोई है ही नहीं। कुछ ही पलों में कुत्ता शांत हो जाता है और एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। इस घने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज दोनों को किसी खतरे का एहसास करवाती है। तभी वो औरत अपने पति से कहती है, जाइए और देखिए, शायद कोई परिवार हो। वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। पीछे पीछे उसका कुत्ता भी रास्ते को सूंघते हुए आता है। थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ में झूला बंधा होता है और उसी में एक बच्चा रो रहा होता है। आदमी को लगता है कि ये किसी बनवासी का बच्चा है जो आसपास ही होंगे, और वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, कोई है? अरे भाई, ये बच्चा किसका है? लेकिन इतना पुकारने के बाद भी किसी तरह की कोई जवाब नहीं मिलते। वो बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लाता है। पत्नी की नज़र जैसे ही बच्चे पर पड़ती है, अचानक उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो देखती है, बच्चा तो उसके पति के गोद में है, लेकिन बच्चे का पैर जमीन से टकरा रहा है। और जैसे ही वो पति को ये बात बताती है, पति डर के मारे बच्चे को वहीं फेंक देता है। दोनों दौड़ते हुए अपनी कार के पास आ जाते हैं। उनका कुत्ता भौंकते हुए उनके पीछे पीछे आ जाता है। पति पत्नी डर के कारण कार के अंदर घुसकर बैठ जाते हैं। अचानक कार के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो वही बच्चा रो रहा होता है। दोनों जल्दी से अपने कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। उनका कुत्ता कार के चारों तरफ से घूम घूम कर भौंक रहा होता है। दहशत की वजह से महिला बेहोश हो जाती है और उसका पति जोर जोर से कार के दरवाजे पर लात मारता है। तब जाकर दरवाज़ा खुल जाता है और वो कार के बाहर भागता है। अपनी पत्नी को जोर से आवाज़ लगाता है और उसे भी उठाने की कोशिश करता है। महिला धीरे धीरे अपनी आँख खोलती है और दहशत की वजह से कार से उतरकर अपने पति को दौड़कर पकड़ लेती है। तभी पति की नज़र कार की पिछली सीट पर पड़ती है। बच्चा गायब हो चुका होता है। अब तक की ये घटना उन्हें यह एहसास करा चुकी थी कि ये बुरी शक्तियों का काम है। दोनों लिपटकर रोड के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और मदद का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी सामने से एक गाड़ी दिखाई देती है और दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। दोनों रोड में खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, रोको रोको। तभी कार ड्राइवर उन्हें कार में आने का इशारा करता है। दोनों अपने कुत्ते के साथ
कार के नजदीक आते हैं और कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। उन्हें लगता है अजनबी इंसान को देखकर वो ऐसा कर रहा है और दोनों अपने कुत्ते के साथ उस गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। दोनों वहां से निकलने के बाद राहत की सांस लेते हैं और गाड़ी चालक को शुक्रिया अदा करते हैं। तभी गाड़ी चालक अपना चश्मा उतारकर उन्हें शुक्रिया का जवाब देते हुए कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जैसे ही वो चश्मा उतारता है तो उसकी दोनों आंखें ही नहीं होती, वहां पर कुछ भी नहीं था। इतना डरावना चेहरा देखकर लड़की का पति गाड़ी चालक को धक्का देता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधे खाई में गिर जाती है। एक अनजाने डर ने प्रेमी जोड़े के जीवन का अंत कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राकेश को शहर के शोरगुल से दूर एक शांत जगह की तलाश थी, जहां वो अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित कर सके। उसकी नज़र एक पुरानी हवेली पर पड़ी, जो पहाड़ों के बीच एकांत में खड़ी थी। स्थानीय लोग उसे भूतहा बताते थे, लेकिन राकेश के लिए यह सिर्फ एक प्रेरणादायक जगह थी। उसने हवेली किराए पर ली। इसकी हालत बहुत ही खराब थी। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियों के बावजूद उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। पहली रात जैसे ही सूरज डूबा, एक ठंडी चुप्पी ने उसे घेर लिया, जो शहर की शांति से कई ज्यादा गहरी थी। हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। कभी पुराने लकड़ी के फर्श पर कदमों की आहट, तो कभी फुसफुसाहट जैसी आवाजें जो हवा में घुल जाते थे। राकेश ने पहले इस पुरानी हवेली की सामान्य आवाजें समझा, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं और स्पष्ट होने लगीं। उसकी मेज पर रखी चीजें अपनी जगह बदल लेती थीं और कभी कभी उसे महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। रात में ठंडक इतनी बढ़ जाती कि उसका कमरा एक बर्फीले बक्से में बदल जाता। एक दिन राकेश को लाइब्रेरी में एक छिपे हुए कोने में एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही फीकी। ये डायरी हवेली के पहले मालकिन मीरा द्वारा लिखी गई थी, जो कई दशक पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। डायरी में मीरा के अकेलेपन, उसकी पीड़ा और एक भयानक रहस्य का जिक्र था। एक काला जादू जो हवेली में किया गया था और एक बच्चे की आत्मा जो कभी शांति नहीं पा सकी। जैसे ही राकेश ने आखिरी पन्ना पलटा, हवेली में अचानक तापमान गिर गया। डायरी पर लिखा था कि मीरा का बच्चा एक दुर्घटना में मारा गया था और उसने अपनी आत्मा को वापस लाने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और बच्चे की आत्मा हवेली में हमेशा के लिए फंस गई, एक क्रोधित और असंतुष्ट भूत बनकर। जैसे ही राकेश ने यह पढ़ा, लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर से फुसफुसाहटें तेज हो गईं और एक ठंडी हवा उसके शरीर के आर पार निकल गई। अंधेरे में उसे एक छोटी काली आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रहे थे। राकेश ने डरकर डायरी फेंक दी
और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। वो आकृति उसके करीब आती रही थी। उसकी फुसफुसाहटें अब एक तेज चीख में बदल रहे थे। कमरे की हवा में एक भयानक गंध फैल गई थी और राकेश को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को जकड़ रहा हो। उसकी आवाज़ें गले में ही अटक गईं और वो समझ गया कि वो अकेला नहीं था। हवेली का राज अब उसके सामने था और वो खुद भी एक रहस्य का अगला चैप्टर बनने वाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। 24 दिसंबर की वो सर्द सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आंख मूंद कर पहाड़ियों के पीछे जाकर सो चुका था और चांद पहरेदारी पर तैनात हिमालय के पीछे से धीमे धीमे अपनी झलक दे रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की के बाहर हिमालय की चोटियों में बर्फ से ढकी हुई चादर को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था। मैं अपने गर्म आरामदायक बिस्तर पर रजाई ओढ़े एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरी रजाई के अंदर गर्माहट देती हुई एक रबर की गर्म पानी की बोतल थी। एकाएक ही मुझे याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट खुद का हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिया। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 गर्म स्वेटर पहनी और गले में एक मफलर लपेटा और फिर एक जैकेट पहनकर घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रहे थे और मैं उस पर चलता हुआ जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका इनविटेशन मुझे कल ही मिला था। वो इनविटेशन कपाड़िया का था। आज शाम से मैं उस किताब को पढ़ने में इतना खो गया था कि मुझे पार्टी में जाने का ध्यान ही नहीं रहा। वैसे मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी। उस सर्द अंधेरी रात में मैं कपाड़िया के घर की तरफ बढ़ रहा था। उनका घर मेरे घर से करीब 1 मील दूर था और अभी मैंने आधा ही मील तय किया था कि मैंने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े देखा। मैं उसी तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की रही होगी। देखने में काफी सुंदर थी। उसने बैगनी रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उस पर बेहद जच रही थी। उसके घने लंबे काले बाल उसके कमर तक झूल रहे थे। मुझे पास देख उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और कहा, आज ठंड काफी है ना? उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप कपाड़िया की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने हाँ में इशारा किया। फिर मैंने पूछा, आपकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप भी पार्टी में ही जा रही हैं, तो चलिए क्यों ना साथ में चलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद हमें ऊंची ऊंची देवदार के पेड़ों के बीच से कपाड़िया का भव्य मकान दिखाई देने लगा। मैंने उस लड़की से कहा, हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम अविन है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सौम्या है। मैंने उस लड़की को उन पहाड़ियों पर पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इन पहाड़ियों में आए हुए कुछ महीने ही हुए थे और इस बीच शायद उसका और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। हम दोनों कपाड़िया के घर पहुंचे। वहां की रौनक देखने लायक थी।
पर वहां पर कोई भी सौम्या को जानता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि वो मेरे साथ है तो मेरी ही दोस्त होगी। हम भले ही कुछ देर पहले ही मिले थे, मगर हम दोस्त थे। सौम्या उस पार्टी का भरपूर मजा ले रहे थे, मगर उसने कुछ भी खाया नहीं और ना ही कुछ पिया। वो बस म्यूजिक की धुन पर झूमे जा रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो बेहद ही खुश लग रहे थे। वो कभी कभी संगीत की धुन पर ताली बजाते तो कभी यहाँ वहाँ झूमते फिरते। मुझे उसे देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं दूर खड़ा हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बस उसे देखे जा रहा था। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। घड़ी में कब रात के 12 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे लगने लगा कि वापस घर चलना चाहिए। मैंने अपना ड्रिंक खत्म किया, इसलिए मुझे लग रहा था कि घर पहुंचकर मैं बस अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने वहां पर मौजूद अपने दोस्तों को क्रिसमस की बधाई दी और सबको बाय बोलकर घर जाने के लिए वहां से बाहर निकला तो सौम्या ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और वो बोली, मैं भी चलती हूँ। हम दोनों कपाड़िया के घर से निकलकर जाने लगे। रास्ते में मैंने सौम्या से पूछा, तुम रहती कहाँ हो? सौम्या ने सामने की तरफ पहाड़ी पर इशारा करते हुए बोला, वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, बस उसके पीछे ही मेरा घर है। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। मैंने सौम्या की तरफ देखा तो उसके कपड़े ठंड रोकने के लिए काफी नहीं थे। मैंने सौम्या से कहा, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, मगर इसमें ठंड लग सकती है, लो मेरा जैकेट ले लो। मैंने अपना जैकेट उतारा और सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी जैकेट ले लिया और बिना किसी झिझक के उसे पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे कि थोड़ी दूरी पर पहुंचकर सौम्या ने अचानक कहा, रुको। मैंने गौर किया कि ये वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले मैं सौम्या से मिला था। मैंने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर बोली, अब तुम जाओ, मैं यहां से अपने घर के लिए शॉर्टकट रास्ता ले लूंगी। मैंने सौम्या से कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि यह रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है? इस पर वो बोली, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर मोड़, हर पत्थर, हर रास्ते पर मुझे अच्छे से याद है। मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ और फिर आज की रात तो चांद की रात है, तो मैं आराम से चली जाऊंगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ठंड काफ़ी है, तुम्हें जैकेट पहने रखना, मैं कल आकर तुमसे ये ले लूँगा। मेरी इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा झिझक गई। फिर कुछ पल सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने रास्ते चल दी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैं बिस्तर में घुसा, मगर मुझे नींद नहीं आ रहे थे। मेरे दिमाग में बस वो लड़की सौम्या ही घूम रहे थे। मुझे उससे दोबारा मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कल सवेरे अपना जैकेट लेने के बहाने उसके घर जाऊंगा, उससे मिलूंगा और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही आंखें खुली। फिर मैं सौम्या से मिलने के लिए उसके घर के रास्ते उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं उस रास्ते पर गया जहां से पिछली रात सौम्या गए थे। उस रास्ते पर चलते चलते मैंने देखा रास्ते में काफी झाड़ियां दिख रहे थे और वो रास्ता बेहद ही खराब था। पता नहीं सौम्या उस रास्ते पर कल अपने घर कैसे पहुंची होगी। उस रास्ते पर चलते चलते मैं एक छोटी नहर के पास पहुंचा। उसकी दूसरी तरफ एक पुराने सा मकान दिख रहा था। नहर को पार करने के बाद मैं उस पुराने घर के पास पहुंचा। मैंने उसके लोहे के गेट को खोला
और अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो बहुत पुराना और खंडर नुमा मकान था। उसकी छत टूट चुकी थी और एक चिमनी थी, वो भी टूटी हुई। घर के सामने टूटे हुए खंभे थे जिनके ऊपर किसी जमाने में छत हुआ करती होगी। मुझे लगने लगा शायद सौम्या ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा या फिर मैं किसी गलत घर में घुस आया। इसलिए मैंने आसपास किसी से सौम्या के बारे में पूछने का सोचा। उस टूटे हुए घर से थोड़ी दूरी पर एक घर था। मैं वहां चला गया। मैं उनसे सौम्या के बारे में पूछने के लिए चल दिया। उस घर में एक औरत थी। मैंने उनसे सौम्या के बारे में और सामने वाले टूटे घर के बारे में पूछा, मगर वो सौम्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। उस घर में कोई नहीं रहता। एक जमाने की बात है, करीब 30 साल पहले वहां पर एक फैमिली रहती थी अपनी एक जवान बेटी के साथ। मगर उनकी बेटी की मौत हो जाने के बाद वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर वहां अब कोई नहीं रहता। तब से वो घर बस खराब होता चला गया। उनकी बेटी का नाम भी सौम्या ही था, लेकिन जो सौम्या तुम्हें मिली होगी वो कोई और होगी, क्योंकि उस टूटे घर में रहने वाली सौम्या को मरे तो कई साल हो गए। उसकी कब्र वहां नीचे जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाले उस कब्रिस्तान में है। उस औरत ने मुझे बताया तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते पर चल दिया जहां उस औरत ने बताया कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था, मगर हिम्मत जताकर मैं आगे बढ़ा और मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वहां पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था जो ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ था। उस कब्रिस्तान में वहां काफी पुरानी कब्रें थी। मैं उन कब्रों के बीच में जाकर सौम्या की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे वो कब्र मिल भी गई। उसकी कब्र में एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर सौम्या का नाम भी लिखा हुआ था। वो कब्र सालों पुरानी थी और कई मौसम बदले, लेकिन फिर भी वो कब्र बिल्कुल नई की नई ही लग रहे थे और उसमें उकेरा गया सौम्या का नाम ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही उकेरा गया हो। किसी भी मौसम के मार का कब्र पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी और खुश मिजाज लड़की की कब्र थी। मैं काफी देर तक वहीं उस कब्र के पास बैठा निहारता रहा, पर मुझे पिछले रात सौम्या के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे और ना जाने कब मेरी आंखें भर आई। मैं खुद को संभाला और उस कब्र के पास से वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र उस कब्र के पत्थर के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो पाया उसकी कब्र के पत्थर के पीछे मेरा जैकेट बहुत अच्छे से तय करके रखा हुआ था। मैंने उस जैकेट को उठाया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छू कर निकल गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे गालों को कोई हाथ छू कर निकला हो। उस दिन के बाद से मुझे सौम्या फिर कभी नहीं दिखी, मगर आज भी वो मेरी यादों में जिंदा है।